हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों अभी तक तो जो है आपको पुराने वीडियोस मिल रहे थे रिकॉर्डेड करके, मैं छोड़ के गया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गया हुआ था, अभी मेरे फैमिली में शादी थी तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो आप लोगों को ये तो पता ही था। और बाकी जो आपको वीडियोज़ मिल रहे थे वो रिकॉर्डेड वीडियो थे। और अब जो है अब हम लोग फिर से यहाँ पर वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो कैसे हैं आप लोग? और अब तो जूनियर असिस्टेंट की एक नई वैकेंसी भी आ गई है। तो उसके लिए अभी पुराने पेपर तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जिन लोगों को भी पढ़ना है कमेंट में बता दीजिए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं किसी एक सब्जेक्ट में आपको बेहतर इतना दे दूंगा कि आप जो है सब कुछ पा लेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर में मैंने जितना हद तक जाना है, जितने एग्ज़ाम्स को मैंने कवर कराया है और जितना कवर किया है, उसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। साथ ही यूपी जीके के लिए आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करना है, जिससे यूपी जीके, क्योंकि 35 नंबर के ये दोनों पोर्सन आपको देखने को मिलेंगे। तो जिनको भी यूपी ट्रिपल एससी में जो अपनी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, और अब आने वाले समय में आपको भी लेखपाल भी 7,000 लेखपाल देखने को मिल जाएंगी। प्लस दिसंबर में आपको लोअर पीसीएस की भी 1,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो जिनके भी 90 परसेंटाइल से ऊपर हों, परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, जिनके भी 90 85 वाले भी अपने आप को बिल्कुल भी बाहर मत समझना। 85 परसेंटाइल वाले भी एक बार को अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग भी अपनी लोअर पीसीएस के लिए तैयारी रखना, क्योंकि आने वाले दिसंबर में जो आपको आ रहा है इसमें आपको बहुत वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी ये दो बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको लोअर पीसीएस होगा, 1000 से 1200 1300 पोस्ट होंगी और 7,000 लगभग लेखपाल की पोस्ट होंगी। तो इसलिए इनको चूकना नहीं है और इनको दबा के पढ़ना है। और इसके लिए मुझसे जो हेल्प चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, मुझे बता देना। मैं लेखपाल में आपको वो सारी चीज़ें करा दूंगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो जो चीज़ें आ रही हैं वो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जितना मैं बताऊं आप बस उतना तैयार करते रहना। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकरेक्टली स्पेल्ड बतानी है, क्या हो जाएगी। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे जो एक्विंटेंस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है थोड़ी बहुत जानकारी जो होती है, परिचित जिसको बोल सकते हैं। एक्यूजिशन जो होता है ये होता है अधिग्रहण के लिए होता है। फिर जो एग्रीगेट लिखा हुआ है, एग्रीगेट, इसका मतलब होता है कि पूर्ण योग या कह सकते हैं एकत्र करना होता है। और बाकी एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है इसका मतलब व्याख्या होता है। और यही स्पेलिंग आपको गलत लिखी हुई है। इसकी स्पेलिंग EXPLAINATION। चलिए, तो यहाँ पे गलत जो है एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या जो करने वाला होता है, ये उसके लिए शब्द था और ये गलत लिखा हुआ है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। चलो, अंडरलाइन के बताना है, ईडियम है वो बताना है। इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। तो यहाँ पे जो फेल फ्लैट लिखा है इसका मतलब होता है कि कोई प्रभाव ना डालना। ठीक है, क्या होता है? कोई प्रभाव ना डालना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके लिए could not the heard clearly नहीं applied to the sentiments of the audience, नहीं failed to make an impact, नहीं failed to make an impact यानी कि कोई प्रभाव ना डालना, बिल्कुल ये हो जाएगा कि failed to make an impact मतलब impact डालने में असफल रहा। 63 नंबर, select the most appropriate option to substitute the underline segment. If no substitution is required, select the no substitution. अच्छा, she has no other hobby but that is collecting coins। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि वन वर्ड, इफ नो सब्सटीट्यूशन मतलब वन वर्ड नहीं, सॉरी, यहाँ पे अगर देखना है कोई एरर है तो एरर बतानी है, अगर नहीं एरर है तो नहीं बतानी है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। सी हैज नो अदर हॉबी बट, तो यहाँ पे देखो बट का तो कोई मुझे ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, नो अदर हॉबी बट नो, अच्छा नो अनदर लिखा था, नो अदर हॉबीज बट नो अदर हॉबीज देन, तो देन ही सही बन पा रहा है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी नहीं, क्योंकि जो इसका जो रूल होता है इस तरीके से कुछ होता है कि जब जैसे जब हमारे सामने कई घटनाएं दी हों या कोई आदतें दी हों या निर्णय के बारे में, जब इनके ऊपर कभी भी जोर दिया जाता है, ठीक है, तो नो अदर देन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नो अदर देन। चलिए आगे बढ़ेंगे।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इंसेसेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। अब सिनोनियम बताना है लगातार, अगर इस तरीके से देखेंगे तो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमको देखना है कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, हमें इस तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए। तो इनकॉन्स्टेंट, तो ये तो मतलब जो इरेगुलर हो जाएगा ये उसका सिनोनियम है। फिर इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट भी नहीं हो पाएगा। ठीक, इंटरमिटेंट का मतलब होता है बीच बीच में होने वाला, ये भी इरेगुलर टाइप का हो जाएगा। फिर जो लिखा हुआ है परसिस्टेंट, इसका मतलब बिल्कुल रेगुलर होता है, इसका मतलब लगातार होता है। और ट्रांसिशेंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक, जो मतलब जो झुंड में रहते हैं। फ्लॉक मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं एनिमल लिविंग इन झुंड, फ्लॉक्स यानी मतलब जो वो जानवर जो झुंड में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको जो ग्रीगेरियस होता है, इनको वो कहते हैं झुंड में रहने वाले जानवरों का नाम जो होता है वो ग्रीगेरियस होता है। बोहेमियन जो लिखा हुआ है ये एक तरीके की जो कह सकते हैं कि जो अपनी कला को जीवन रंग में प्रस्तुत करता है। ठीक है, सोशल सामाजिक होता है। हार्बीवेरस का मतलब होता है जो शाकाहारी होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इंड्योरेंस लिखा हुआ है, इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो सहनशील होता है। इंड्योरेंस का मतलब जो सहनशील है। ठीक है, इंडोरेंस का मतलब सहनशीलता या सहनशील जो होगा वो हो जाएगा। ठीक, अब इसका एंटोनियम हो जाएगा सहनशील जो होगा वो मतलब कह सकते हैं पेशेंस वाला इंसान होगा। और इसका मतलब जो दूसरा होगा तो वो नॉन पेशेंस वाला होगा। तो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, तो ये लगभग वैसा ही, सहिष्णुता भी कहते हैं, ये लगभग वैसा ही हो जाएगा। जो परसिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? परसिस्टेंस का मतलब होता है जो दृढ़ता होता है, जो जिद होती है, ये भी लगभग वही हो जाएगा। इंडोलसेंस, इंडोलसेंस का मतलब होता है जो आलस्य होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे यही अलग हो जाएगा, ये मीनिंग बन जाएगी आपका, इसका एंटोनियम बन जाएगी। पेशेंस वो भी धीरज, धैर्य के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 67 नंबर देखते हैं। सॉरी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड। अच्छा, प्लीज साइन दिस डॉक्यूमेंट विद इंक, इन इंक, फॉर्म इंक, फ्रॉम इंक, बाई इंक। अच्छा नहीं, तो इन इंक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये इन इंक का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए फिर 68 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। This is one of the boldest economic reform that have ever been introduced. अच्छा, यहाँ पे हमको गलती ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? गलती ढूंढनी है। तो गलती देखते हैं क्या हो जाएगा, मतलब इसको चेंज करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैज एवर, दैट हैव एवर तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैव एवर, तो यहाँ पे ये तो इसमें यही दिख ही रहा है सेकेंड नंबर, क्योंकि जो वन ऑफ द वाले नाउन होते हैं, जैसे इसमें वन ऑफ द जो लिखा हुआ है इसके लिए प्लूरल सॉरी प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो प्लूरल फॉर्म है तो सिंपल सी बात प्लूरल जो है आगे की नाउन भी इस्तेमाल होगी। तो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स, यहाँ पे रिफॉर्म्स लिखा है ये सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म ही लिखा हुआ है और ये रिफॉर्म गलत है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, इसको पढ़ेंगे और इसके साथ में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स हम लोग यहाँ पे देंगे। चलिए, पोल्यूशन befalls the air and poisons water. Pollution introduce the release of toxicant into the biosphere which makes the air unsuitable for breathing, harms the quality of water and soil, and cause the emissions of substance that may cause damage to humans, plants and animals. To cater to the needs of an increasing population, agriculture has been intensified through the use of the wide spectrum fertilizers and pesticides. Diverse industries have been set up to produce chemical, including those that pose a danger all life forms.
अरे बड़ा पैराग्राफ है भाई। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड द डिट्रोराइजेशन, क्या लिखा हुआ है, डिट्रियोरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एयर, widespread use of coal and fossil fuels in the industries and petroleum fuel in motor vehicles has aggravated the air pollution problem. Our atmosphere seems to have become a waste basket into which dust, noxious fumes, toxic gases, and other pollutants are collectively thrown. The intensity of the air pollution in Indian cities is increasing primarily primarily due to the vintage due to our vintage vehicles and their poor performance. Water pollution too has increased with the growth of our population and also that of our industries. Water pollution has acquired dangerous dimensions ever since swag and industrial effluents have started being disposed of into the rivers. Once considered scared, the rivers are now turning murky and stinky. It is said that almost three-fourths of our fellow citizens have no choice but to drink filthy water. The severely polluted river due to mindless dumping of sewage and industrial wastage are a cause for concern not only to us humans but also a merits of life form that exist in water on the French and Italian rivers. We can no longer see the sparkling blue waters. The Mediterranean Sea is reported to be turning grey. Rivers and canals pour sewage, detergents, and industrial wastes into the sea. Tankers flush their contents near the river or sea. Bottle, rotting garbage, and oil slick are wasted into the beaches. The photostate and nitrates applied to farmlands as inorganic fertilizer concentrated in lakes and estuaries, causing algal blooms due to which wide expanses of water get choked. Plants roots oxygen is used up and fish dies. अब बात तो खैर सही है। ये जो गंदगी ये लोग जो आप लोग बीच पे जाके या किसी नदी के किनारे जो जो बोतलें फेंकते हो, चिप्स वगैरह खा के जो जो पन्नियाँ वहाँ फेंक देते हो, ये नदियों में किनारे इकट्ठा हो जाती है और ये वाकई में उनके जो ऑक्सीजन के जो रूट्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है मछलियाँ वगैरह ये मर जाती हैं। बहुत सही बात है और आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से आप लोग जो है जो कंडीशंस हो रही हैं और लोग जो गंदगी फैला रहे हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए। खैर आगे तो देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो टाइटल इसका क्या होना चाहिए था, वी ब्रीथ एंड ड्रिंक पॉइजन्स एंड सेगा ऑफ स्केर्ड रिवर्स, इलीगल ब्लॉम्स इम्पैक्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। नहीं तो द ब्रीथ एंड ड्रिंक पॉइजन्स बिल्कुल सही बात है क्योंकि पोल्यूशन की बात हो रही है तो सांस लेते हैं तो वो भी पॉइजन है और जो पानी पी रहे हैं गंदा पानी है तो वो भी पॉइजनस है। चलिए 70 नंबर। सिंस when has water pollution acquired dangerous dimensions? Since when was water pollution acquired dangerous dimensions? Since scared rivers become murky and lost their sanctity, since the Mediterranean Sea started changing color, since sewage and industrial effluents started being disposed of। बिल्कुल ये लोग डिस्पोज कर देते हैं जो रिवर में, यही सबसे ज़्यादा गंदगी फैला रहा है आजकल पानी के अंदर। Which of the following factors is responsible for illegal blooms? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसके लिए जिम्मेदार है? तो ये तो बिल्कुल सबसे लास्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, जो पैसेज की जो हमारी सबसे लास्ट लाइन थी यही थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन लेक्स।
एज पर द पैसेज विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के लिए इसमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है। तो पैराग्राफ का अगर हम लोग कुछ हिस्सा देखें, जो हम लोग थोड़ा सा हिस्सा पहला पेज जो पढ़ के आए थे उसके बाद जो दूसरा पेज पढ़ रहे थे उसमें इसके बारे में जो दे रखा था, ठीक है, कि वाटर पोल्यूशन एक्वायर्ड इन टू द रिवर, क्या एज पर द विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जो पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, तो 3/4 ऑफ आवर सिटीजन्स आर ब्रीथिंग पुअर क्वालिटी एयर, ये जो है यही गलत था इसमें। 73 नंबर, deterioration in the quality of air can mainly be attributed to, क्या था, इंक्रीज इन पोल्यूशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल बहुत तेज़ी से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा खराब हो रही हैं। चलिए आगे के पैरा उसके क्वेश्चंस ये हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एडेप्ट, इसका मतलब होता है जब हम लोग अपने काम में निपुण होते हैं, कुछ दक्ष होते हैं, ठीक, और कह सकते हैं कि कुशल होते हैं, तो ये चीज़ तब कही जाती है, क्या, एडेप्ट कहा जाता है। इसका एंटोनियम यानी कि जो कुशल नहीं होगा, यानी कि मेच्योर नहीं होगा, कह सकते हैं अमेच्योर होगा, ये भी कह सकते हैं। तो अगर इसमें अमेच्योर दे रखा होगा तो हम लोग बिल्कुल वो लगाएंगे, वरना दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे। चलिए, प्रोफिशिएंट जो लिखा हुआ है, प्रोफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब वही कुशल होता है, प्रवीण कह सकते हैं। डेफ्ट का मतलब भी दक्ष यानी कुशल कह सकते हैं, और एक्सपर्ट का भी मतलब कुशल होता है। अब बचता क्या है, इनेप्ट, तो इसका मतलब जो होता है अकुशल होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज वुमेन एज मैन। द कंपनी हैज अपॉइंटेड ट्वाइस एज मेनी वुमेन एज मैन, मोर वुमेन एज मैन, मच वुमेन एज मैन, या मोस्ट वुमेन एज मैन। तो यहाँ पे मेनी का इस्तेमाल होगा क्योंकि मेनी का प्रयोग जो होता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल जो नाउन होती है उससे पहले एडजेक्टिव की प्रीपोजिशन डिग्री के सेंस में करते हैं इसको, और जो मोर होता है वो मेनी और जो मच होता है इनके एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री के तौर पे प्रयुक्त होता है। मच का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो होती है उनसे पहले एडजेक्टिव के तौर पे पॉजिटिव डिग्री के रूप में इसमें हम लोग इसका किसका, मच का इस्तेमाल करते हैं। और मोस्ट जहाँ पर सबसे अधिक की बात होती है वहाँ पर हम लोग मोस्ट का इस्तेमाल, या कह सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। 76 नंबर, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डायग्नोसिस, एक्यूमुलेट, स्टैटिक की, एथलीट। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो अगर इनकरेक्टली की बात करेंगे तो ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी हुई है, ठीक है। ECS बाई जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है परम आनंद। क्या होता है, परम आनंद होता है। बाकी डायग्नोसिस वगैरह इसकी रोग निदान होता है। एक्यूमुलेट का मतलब संचित करना होता है, और एथलीट का मतलब तो खिलाड़ी या व्यायामी जो होता है उसके लिए किया जाता है, और वो सब सही बिल्कुल स्पेलिंग लिखी थी। चलिए 77 नंबर देखेंगे, द आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, द मानसून हैव इन द पास्ट 5 days retreated from most part of the country. The monsoon have in the past 5 days retreated from most parts of the country. सॉरी, खांसी की वजह से यार पानी पीना पड़ा तो थोड़ा तो देखो, द मानसून है, मानसून तो एक मौसम है यार, मौसम कोई एक है वो मौसम, और यहाँ पे किसी दूसरे की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हैव ही गलत लिखा हुआ है, बाकी आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हैज़ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इसकी जगह पे हैज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था। चलिए लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज को भी देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। अच्छा, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। अच्छा, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, तो जो मिशनरी जो लिखा हुआ है, मिशनरी इसका मतलब क्या होता है, ये ईसाई धर्म का प्रचारक होता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है इसका मतलब रूढ़िवादी होता है। इसका मतलब होता है कि
लेकिन यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, तो ये इसका तो फिर ऑर्थोडॉक्स का तो यही होना चाहिए, वन हु होल्ड्स इस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, तो इसका मतलब रूढ़िवादी होता है। वन हु होल्ड इस्टेब्लिश्ड ओपिनियन मतलब जिसके पुराने तरीके के जो उसके सोच विचार होती है, रूढ़िवादी, वो उस तरीके के लिए जाएगा। मोनोथिस्ट का मतलब एक ईश्वरवादी होता है। एथिस्ट का मतलब जो नास्तिक होता है। चलो फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैटीग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थकान। क्या होता है? थकान होता है। ठीक है, और फिर इसके सिनोनियम बताना है तो सिनोनियम भी देख लेते हैं। ब्राइटनेस, इसका तो मतलब चमक होता है। वियरनेस, वियरिंगनेस लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल थकान होता है। लाइवलीनेस जो लिखा हुआ है सजीवता होता है। फ्रेशनेस जो लिखा होता है इसका मतलब ताजगी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दिस सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट द नो एरर। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, ही वुडंट लेट एनी वन टू ड्राइव दिस न्यू कार। ही वुडंट लेट एनी वन टू ड्राइव हिज न्यू कार। नो एरर। हिज न्यू कार, एनी वन टू ड्राइव, ही वुडंट लेट। He wouldn't let anyone to drive. Anyone to का क्या मतलब यहाँ पे है? कोई मतलब नहीं है, तो anyone drive होना चाहिए था। तो यहाँ पे सिर्फ anyone drive होना चाहिए था, तो गलती यहाँ पे थर्ड नंबर में हो जाएगी, यही गलत है। चलिए, तो जो आज की क्लास है दोस्तों वो हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी जो भी पोर्शंस हैं धीरे धीरे सब कुछ हम लोग पुराने तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि अभी शादी वगैरह की वजह से बिजी थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब सारी चीज़ें फिर से हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।